हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्लब की जिसमें सिर्फ 5 लोग डिसाइड करेंगे दुनिया की किस्मत। किस पर सैंक्शन लगाना है, किस पर नहीं, वॉर होगी या नहीं, और उस क्लब में इंडिया का नाम नहीं है। एनी गेसेस वो कौन सा क्लब है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसेंटली फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने हैदराबाद में एक ऐसी बात कही जो चाइना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व्स अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझेंगे, पहला, क्या इंडिया को वो कुर्सी मिलनी चाहिए एंड क्यों मिलनी चाहिए। दूसरा, कौन इंडिया को अपोज कर रहा है एंड क्यों। तीसरा, फिनलैंड जैसे कंट्रीज का ये स्टेटमेंट कहना कि इंडिया डिजर्व अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी क्या सिग्नल देता है। फोर्थ, समझेंगे यूएनएससी रिफॉर्म का स्कोप क्या है और इसी के टर्म्स में यूएन 80 इनिशिएटिव्स क्या है। फिफ्थ, इन सबके बीच इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड लास्ट, इंडिया को अगर परमानेंट सीट मिलता है तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। इस टॉपिक के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा यूएनएससी की हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। चलते हैं 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, लाखों लोग मर चुके थे और हिरोशिमा नागासाकी की राख अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। तब दुनिया के लीडर्स ने सोचा ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनाइटेड नेशंस, एंड उसके अंदर एक इनर सर्कल बनाया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ये दुनिया का सबसे पावरफुल बॉडी है। इसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, सैंक्शंस लगाना, पीस कीपिंग ऑपरेशंस करना। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है 2 इयर्स टर्म के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर है। मतलब अगर ये 5 में से कोई एक भी किसी डिसीजन के खिलाफ वोट करे तो वो डिसीजन फेल हो जाएगा, चाहे बाकी 190 देश हाँ ही क्यों ना बोले। मोर ओवर, ये स्ट्रक्चर 1945 का है, जो कि आज के रियलिटी से बिल्कुल परे है। अब आते हैं इंडिया पर एंड समझेंगे क्या इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट सीट इन यूएनएससी एंड क्यों। इसका जवाब ऑब्वियसली हाँ है, क्योंकि इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन विथ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर विथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया का है, स्पेस पावर विथ चंद्रयान, मंगलयान एंड गगनयान, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने लीड किया, ग्लोबल साउथ का आवाज कौन बना? इंडिया बना। यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज्यादा ट्रूप किसने कंट्रीब्यूट किया? इंडिया ने। ये सबके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर्स रह चुका है इन सब ईयर्स में। आप पॉज करके देख सकते हैं, बट अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिली। और इन सालों में इंडिया ने वॉर क्राइम्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग, कॉम्बैक्टिंग इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल साउथ के इश्यूज पर इंडिया एक्टिवली सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहा था, बट वीटो पावर के बिना सब बेकार। अब सवाल आता है कि अगर इंडिया इतना क्वालिफाइड है तो परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली अभी तक। जवाब सिंपल है, चाइना। चाइना का ऑपोजिशन सिर्फ राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड, स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल गेम है। पहला रीजन, रीजनल डोमिनेंसी का खतरा। चाइना अपने आप को एशिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर मानता है। अगर इंडिया यूएनएससी में परमानेंट सीट ले ले तो चाइना को डायरेक्ट एशिया में एक इक्वल कंपटीटर मिलेगा।
अभी जो इम्बैलेंस है चाइना P5 में और इंडिया बाहर, वो चाइना को बहुत सूट करता है, वो इसको खोना नहीं चाहेगा। दूसरा रीज़न, वीटो पावर की कीमत। अगर इंडिया P5 में आए तो इंडिया के पास भी वीटो पावर होगी। मतलब जब भी चाइना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनएससी में कुछ करने की कोशिश करेगा, इंडिया वीटो यूज करेगा। जब भी चाइना कोई रिजोल्यूशन पास करेगा जो इंडिया के खिलाफ हो, इंडिया रोक देगा। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा। तीसरा, पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान चाइना का आयरन ब्रदर है। चाइना ने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, यूएनएससी में डिप्लोमेटिक कवर दिया। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बने तो पाकिस्तान का यूएनएससी लेवल पर प्रोटेक्शन खत्म, और चाइना इस ऑल वेदर फ्रेंडशिप को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा। फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश और बॉर्डर डिस्प्यूट्स। चाइना का इंडिया के साथ अभी एक्टिव टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अरुणाचल, अस्काई चीन और एलएसी में। अगर इंडिया यूएनएससी परमानेंट मेंबर बने तो इंडिया इन डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाने की लीगल और डिप्लोमेटिक पावर पाएगा। चाइना ये रिस्क नहीं ले सकता। फिफ्थ है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का कंपटीशन। चाइना अभी ग्लोबल साउथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट में। इंडिया भी सेम स्पेस में एक्सपैंड हो रहा है। यूएनएससी परमानेंट सीट इंडिया को एक मोरल ऑथोरिटी एंड ग्लोबल लेजिटिमेसी देगा जो ग्लोबली चाइना को काउंटर होगा। सो ये सब रीजन से हम कह सकते हैं कि चाइना का ऑपोजिशन स्ट्रैटेजिक है, ना कि कोई पर्सनल। ये तो बात हुई ऑपोजिशन की। अब आते हैं मेन डेवलपमेंट पर। अलेक्जेंडर स्टब ने इंडिया को यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट का ऐसा कहना कुछ चीजें क्लियरली स्टैब्लिश करता है। पहला, इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि अब डेवलप्ड नेशंस भी इंडिया के यूएनएससी केस में सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, यूरोप इंडिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है और यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप को इंडो पैसिफिक रीजन में रिलायबल पार्टनर्स की जरूरत है। तीसरा, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली सिग्नल करता है कि ग्लोबल नॉर्थ भी रिफॉर्म्स के लिए ओपन हो रहे हैं। फोर्थ, G4 इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील जो परमानेंट सीट के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल मोमेंटम मिल रहा है। और फिनलैंड पहला नहीं है जिसने इंडिया के परमानेंट सीट की बात की है। यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, इन सब ने कभी ना कभी इंडिया को परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया है, सिर्फ एक देश को छोड़कर। जवाब आप नीचे कमेंट्स में दीजिए। तो अब सवाल है, क्या यूएनएससी में रिफॉर्म हो सकती है? टेक्निकली हाँ, बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। यूएनएससी रिफॉर्म के लिए यूएन चार्टर में अमेंडमेंट चाहिए और अमेंडमेंट के लिए 2/3 यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स का सपोर्ट। इंडिया के पास ये सपोर्ट है, प्लस सब P5 मेंबर्स की रैटिफिकेशन, मतलब चाइना का भी एग्री करना। और यही प्रॉब्लम है, जैसे हमने डिस्कस किया। लेकिन दुनिया बदल रही है। यूएस ने इंडिया को क्वाड में इंक्लूड किया। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी में ग्लोबल लीडरशिप दिखाई। इंडिया ने ग्लोबल साउथ का चैंपियन बनके अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका का ट्रस्ट जीता। डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। और इसी टर्म में अब बात करते हैं यूएन 80 इनिशिएटिव की। यूएन के 80 ईयर्स कंप्लीट होने के कंटेक्स्ट में एक रिफॉर्म ओरिएंटेड इनिशिएटिव लिया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेसी कम करना, इफेक्टिवनेस, बेटर आउटकम्स डिलीवर करना, इंक्लूसिविटी, ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करना। और इसका की फोकस एरिया रहेगा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग।
ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जिसमें यूएनएससी रिफॉर्म्स भी इनडायरेक्टली फिट होता है। अब समझते हैं कि यूएन80 इनिशिएटिव कैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स से लिंक होता है। यूएन80 इनिशिएटिव क्रिएट करेगा एक पॉलिटिकल मोमेंटम फॉर रिफॉर्म्स, पर कैसे, आइए समझते हैं। इस इनिशिएटिव से रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस हाईलाइट होता है, ग्लोबल साउथ का प्रेशर इंक्रीज होगा, मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव करने की कोशिश होगी और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया का डिमांड और रेलिवेंट हो जाएगा। ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो इंडिया को यूएनएससी के रिफॉर्म्स का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलायंसेस को मजबूत करना चाहिए। पहला स्ट्रैटेजी, मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना। इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखते हुए सभी मेजर पावर ब्लॉक्स के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस रखने होंगे, जैसे यूएस, रशिया और फ्रांस के साथ। इससे इंडिया एक ब्रिज पावर बन सकता है जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच कंसेंट बिल्ड करे। दूसरा स्ट्रैटेजी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। इंडिया को अपनी लीडरशिप को सिर्फ रेटोरिक तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक कंक्रीट इनिशिएटिव्स के थ्रू स्ट्रेंथन करना होगा, जैसे डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करके। प्लेटफॉर्म्स जैसे G20 और ब्रिक्स का इफेक्टिव यूज करके इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर सकता है। तीसरा, G4 कोलिजन को रिविटलाइज करना। इंडिया को अपने G4 पार्टनर्स जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक पुश करना होगा, ज्वाइंट प्रपोजल्स और लॉबिंग कैंपेन को एस्केलेरेट करके। फोर्थ, इंक्रीमेंटल रिफॉर्म अप्रोच अडॉप्ट करना। देखिए, फुल टाइम मेंबरशिप एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, इसलिए इंडिया को इंटरमीडिएट मॉडल्स पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि पहला, लॉन्ग टर्म नॉन परमानेंट सीट्स। दूसरा, सेमी परमानेंट कैटेगरी। तीसरा, वीटो लेस परमानेंट मेंबरशिप, जो कि इनिशियल फेज हो सकता है। इससे यह होगा कि ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस कम हो सकता है। फिफ्थ, अफ्रीकन कंसेंसस के साथ अलाइनमेंट। अफ्रीका का सपोर्ट क्रूशियल है क्योंकि वो एक मेजर वोटिंग ब्लॉक है यूएन में। इंडिया को अफ्रीकन यूनियन के डिमांड्स के साथ अलाइनमेंट दिखाना होगा। इससे इंडिया का क्लेम और इंक्लूसिव और लेजिटिमेट लगेगा। अब बात करते हैं, अगर इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। इस चीज का इंपैक्ट ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल पर सिग्निफिकेंट होगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला, ग्लोबल पावर स्टेटस। इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट रोल मिलेगा, पीस कीपिंग, सैंक्शंस, कन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज पर। एग्जिस्टिंग P5 कंट्रीज यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के डोमिनेंस को बैलेंस करेगा। दूसरा इंपैक्ट होगा डिप्लोमेटिक। इंडिया की रिकॉग्निशन एज इमर्जिंग सुपर पावर होगी, ग्लोबल साउथ की वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस में बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तीसरा इंपैक्ट सिक्योरिटी का। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में इंडिया का डायरेक्ट रोल रहेगा, काउंटर टेररिज्म पर स्ट्रॉन्गर पुश करेगा, पीस कीपिंग मिशंस में पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेगा, जिसका इंडिया ऑलरेडी मेजर कंट्रीब्यूटर है। फोर्थ, इकोनॉमिक इंपैक्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ट्रेड और सैंक्शन जैसे डिसीजंस में इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिफ्थ, इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट। यूएनएससी रिफॉर्म को लेजिटिमेसी मिलेगी, 21st सेंचुरी रियलिटीज रिफ्लेक्ट होंगी। इंडिया मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। बट परमानेंट सीट से कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस पर क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, मेजर पावर्स का प्रेशर बढ़ेगा, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना
थोड़ा टफ हो सकता है। इंडिया का यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप रूल टेकर से रूल शेपर बनने का स्टेप होगा। यह इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी डिमांड करेगा। फर्दर, फिनलैंड का स्टेटमेंट एक सपोर्टिव डिप्लोमेटिक जेस्चर है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए सस्टेन्ड ग्लोबल कंसेंट जरूरी है। यूएन इनिशिएटिव एक अपॉर्चुनिटी विंडो क्रिएट करता है जहां से यूएनएससी रिफॉर्म को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि जियोपॉलिटिक्स में स्पेशली ग्रेट पावर राइवलरी इस प्रोसेस को स्लो करेगी। इंडिया का यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप सिर्फ एक राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल नेसेसिटी है जो 21st सेंचुरी के पावर रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।